नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित होता हूँ। ये सिलसिला हमारा पिछले 1 साल से चल रहा है। बहुत से प्रोग्राम हो गए, अब लगा कि अब थम जाएंगे, अब रुक जाएंगे, पर आप लोगों का उत्साह इतना अच्छा रहा कि ये सिलसिला चलता रहेगा और ये रुकेगा नहीं। अब ऐसा नहीं लगता कि ये सिलसिला रुकेगा। तो हर बार हम किसी न किसी नए विषय पर बात करते हैं जो कि डायबिटीज़, थायराइड, मोटापा, हार्मोन संबंधित बातों से आसपास होता है। तो इसी सिलसिले में आज सोचा, आज सुबह मैं उठा तो मुझे लगा कि क्यों ना बच्चे को अपने साथ दौड़ने ले जाया जाए। तो ये बड़ा ही मुझे लगा कि बहुत छोटी सी बात है, क्या है, उसको उठा लेंगे, वो चलेगा और बच्चा या तो साइकिल चला लेगा या दौड़ लेगा साथ में या पैदल चल लेगा। फिर जब प्रयास किया तब ये देखा कि पापा अभी तो 5 मिनट और, 10 मिनट और, अभी नहीं उठ रहा, मुझे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे थकान हो रही है, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा। ये कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं यूजुअली, जिसके कारण आप बच्चों को अपने साथ रविवार के दिन भी व्यायाम के लिए नहीं ले जा पाते। और 100 में से 99 लोग यहीं पे हथियार डाल देते हैं। बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को बाहर ले जाया जा सकता है, कसरत के लिए ले जाया जा सकता है, और ये बड़ा आसान है। कल ही एक दंपत्ति आए थे, उनका बच्चा मुश्किल से 12 साल का रहा होगा, उसका वजन लगभग 90 किलो के आसपास, और हाइट के हिसाब से 160 सेंटीमीटर की हाइट के हिसाब से 90 किलो वजन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उनको कहा कि आप व्यायाम कैसा करता है? बोले इसको तो हम रोज़ बोलते हैं कि साइकिल चलाइए, खेलने जाइए, पर जाता ही नहीं। तो ये आम नज़रिया है कि हम तो चाहते हैं कि बच्चे कसरत करें और हम उनके पीछे लगते भी हैं और बोलते भी हैं कि ये करना है, पर ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। तो ये जो मोटापा आ रहा है हमारे बच्चों में, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा बच्चों की गर्दन काली होने लगती है, पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे काली काली धारियाँ बनती है, शर्ट उतरवाएंगे तो काखों में, आर्मपिट्स में आपको कालापन मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि आपका बच्चा कुछ पहले थोड़ा सा गोरा था, अब उसका रंग भी हल्का पड़ता जा रहा है, और कुछ बच्चों में तो एकदम ग्रीज ही कालापन आने लगता है, चेहरा चमड़ी चमकने लगती है, गर्दन में देखेंगे तो मस्से दिखने लगते हैं। तो ये स्थिति क्या है मित्रों? ये है एकैंथोसिस। एकैंथोसिस का मतलब है, ये एक मार्का है कि शरीर में इंसुलिन जितना बनना चाहिए उससे ज़्यादा बन रहा है, और ज़्यादा इसलिए बन रहा है कि इंसुलिन का जो स्थान है जहाँ पे वो असर दिखाता है, जो कि आपकी मांसपेशियाँ हैं, आपका एडिपोज टिश्यू माने वसा है, फैट है, वहाँ पे वो असर नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, ये डायबिटीज़ की ओर, टाइप 2 डायबिटीज़ की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है, और इसे पहचानना हमारे लिए अति आवश्यक है। जब भी बच्चा सामान्य से अधिक मोटा होने लग जाए, पेट निकलने लग जाए, कई बार 12, 13, 14 साल के बच्चों में मैन बूज मतलब छाती बढ़ने लगती है, तो लड़के चिढ़ाने लगते हैं महिलाओं जैसी छाती हो रही है। लड़कों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये भी स्थिति मोटापे के कारण हो रही है, और कई बार हार्मोनल असेसमेंट भी करना पड़ता है और देखना पड़ता है, उसकी फिर विवेचना करनी पड़ती है और उसका इलाज होता है। तो ये बच्चों में मोटापा क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात, क्यों का जवाब दिया जाए। क्यों इसलिए हो रहा है कि हमारे घर में पैक्ड आइटम्स हैं, फूड्स हैं, और हमारे पास फुर्सत नहीं है। जब भी हमें लगता है कि बच्चा कोई कंप्लेंट कर रहा है या कोई डिमांड कर रहा है, तो हम कुछ ना कुछ उसे मीठा दे देते हैं, या पिज़्ज़ा दे देते हैं, या बर्गर दे देते हैं। अभी गर्मियों में आइसक्रीम आप ला के दे देंगे, और आइसक्रीम क्या होता है? मलाई तो होती नहीं, 90% आइसक्रीम फ्रोजन फैट होता है। तो वो बड़ा हानिकारक स्थिति बनाता है, और जिसके कारण मोटापा बढ़ रहा है। हम क्या होता है कि बच्चों का, अगर हमें कंप्यूटर पे काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है, और बच्चा हमारे पीछे अटेंशन सीख कर रहा है, बच्चे का काम है अटेंशन सीख करना, ध्यान आकर्षण तो बच्चा करेगा ही, वो उसका बाल सुलभ गुण है। पर ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं? बेटा ले मोबाइल गेम खेल ले, या फिर आप क्या करते हो, हाँ ये कंप्यूटर में गेम खेल लो, या ये देख लो, टीवी देख लो। तो इस तरह का डिस्ट्रैक्शन जो है, जो उस क्षण में माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है, चलो मुसीबत टली, जानबूझ के नहीं करते क्योंकि व्यस्त है, समय नहीं है, और बच्चे को समय दे नहीं पा रहे हैं, करियर की भी प्राथमिकता है, दूसरे काम भी है। पर क्या होता है कि ये एक मीठी दवा जो है, ये बच्चे के लिए जहर साबित हो रही है। होता ये है कि फिर बच्चा आदी हो जाता है गेम खेलने का,
और कंप्यूटर में गेम खेलने का या मूवी देखने का, फिर वो शिथिल पड़ने लगता है। जो उसको दौड़ना भागना चाहिए, एक मृग की तरह दौड़ते भागते कुलांचे भरना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। ये जो मृग है एक पिंजरे में बंधा हुआ रह जाता है और मोटा होने लगता है, और कुलांचे भरने का जब समय आता है तब तक बीमार हो जाता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पिछले 2 वर्षों में ऐसे बहुत बच्चे, लगभग मेरे क्लिनिक का ही अगर मैं डेटा बताऊं तो मेरे पास ऐसे 50 बच्चे हैं जिनके शुगर आसपास हो गई है, मतलब प्री डायबिटिक। मैं आपको हमेशा बताता हूं ना, जब भी खाली पेट शुगर 100 के ऊपर हो जाए और 126 के अंदर रहे तो उसको हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज बोलते हैं, जो कि एक प्री डायबिटिक स्टेटस है। भोजन के 2 घंटे के बाद शुगर 140 से 199 के बीच में रहती है तो हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं, जो कि एक प्री डायबिटिक स्टेटस है। और A1C की जांच अगर 5.7 से 6.4 के बीच में आ जाए तो ये भी प्री डायबिटिक स्टेटस है। अभी एक डॉक्टर साहब भी आए थे पिछले हफ्ते, उनकी बिटिया को भी लगभग HbA1c 6 के करीब आया। तो फिर मैंने विवेचना करी कि भाई टाइप 1 डायबिटीज़ की तरफ तो नहीं जा रहा, गैड एंटीबॉडीज़ करा, वो भी नेगेटिव आया, तो वो एक्चुअली वो केस है टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ बढ़ता हुआ। तो वहाँ पे हम इंसुलिन की मात्रा करेंगे, बढ़ा हुआ आएगा। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ की परिस्थिति, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि सन 2000 के आसपास जब हमारी एक टेक्स्ट बुक ने लिखा था कि अमेरिका में 2% बच्चों को 10 साल के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो हम लोग हंसा करते थे। और देखिए परिदृश्य कैसे बदला। पिछले 20 साल में ये परिवर्तन आया कि आजकल एक सामान्य बात हो गई है और आमतौर पे हम ऐसे बच्चे अपने क्लिनिक पर देख रहे हैं। तो ये परिस्थिति क्यों निर्मित हुई? ये परिस्थिति इसलिए निर्मित हुई कि आजकल हमने काम को प्राथमिकता नहीं दी है, कसरत को प्राथमिकता नहीं दी है। आने जाने के लिए आपके पास गाड़ी है, साधन है, संसाधन है, और आप उनका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। और कोई भी चीज़ मंगवानी हो तो आप बस फ़ोन कर देते हैं। हमें बचपन में याद है कि हम कुछ ना कुछ लेने चले जाते थे कि माता जी बोलते थे कि जाओ किराना स्टोर से ये ले आओ या वो ले आओ। ज़्यादा उम्र नहीं होती थी, 5-6 साल 7 साल के बच्चे भी जाके ये काम करते थे। पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बच्चा या तो ट्यूशन जाता है या फिर स्कूल जाता है या फिर घर पे बैठ के मोबाइल गेम या कंप्यूटर गेम खेलता है। तो ये परिस्थिति मोर और लेस हर घरों में एक जैसी है। तो इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि माँ बाप ये सोचें कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली, पर इसके लिए सुधार की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो सुधार कैसे होगा? वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, द चैरिटी बिगिंस एट होम। तो चैरिटी घर पे चालू होगी। पहले स्वयं में परिवर्तन करें। पहले आप स्वयं ऐसे माँ बाप बने जो आप हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, जो आप नियमित व्यायाम करते हैं, दौड़ते भागते कसरत करते योग करते। बहुत से तरीके हैं, व्यायाम का ऐसा कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। जो आपको जम जाए वो आपके लिए बेस्ट तरीका है। फिर उदाहरण प्रस्तुत करें, फिर कोशिश करिए कि बच्चे को भी साथ में ले जाएं। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट भी हमें इंस्पायर नहीं करते। अभी 2 दिन पहले ही हमारे पास एक बिटिया और उनकी मम्मी आई थी। तो बिटिया का वजन भी बहुत ज़्यादा था। आज 2 महीने के बाद वो जब आई तो बिटिया और मम्मी में कंपटीशन था। बिटिया का कहना था कि मेरा वजन तो कम हुआ पर मम्मी का तो और कम हो गया। तो मैंने कहा कि मम्मी भी आपकी यंग है और आप भी युवावस्था के दहलीज पे हो। आप दोनों को एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए, एक दूसरे को आपको प्रभावित करना चाहिए, और यही तरीका है। दोनों का वजन काफ़ी अच्छा कम हो गया। तो ये तरीका है। इस तरह की टीम बनाइए, बाप बेटे की टीम बनाइए या बाप बेटे की टीम बनाइए। अब घर में माँ बाप ने मिलकर एक टीम बनानी चाहिए बच्चों के साथ, और उन्हें आपको प्रेरित करना होगा। और बच्चे भी कम नहीं हैं, बच्चे भी आपको प्रेरणा देंगे और आपका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा और बच्चे का भी अच्छा होगा। तो नियमित व्यायाम कम से कम कोशिश करिए 40-45 मिनट का हो। धीरे धीरे दूरी और गति दोनों बढ़ाइए और इंटेंसिटी लगभग 1-8 घंटे की करिए। तो ये स्थिति आएगी कि भविष्य में पूरा परिवार एक सही तरीके से सजग हो जाएगा। जब चलेंगे फिरेंगे, वजन में परिवर्तन आएगा तो आपका परिवर्तन सोच में भी आएगा। फिर आप खाने से पहले सोचेंगे कि हाँ भाई, इसमें कैलोरीज ज़्यादा है तो इससे मुझे कम खाना चाहिए। ये जानकारी आप बच्चों में भी दीजिए। स्वयं पढ़ें, आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब में भी देखेंगे तो आपको खूब सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसा मैंने वीडियो किया, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। इसके अलावा आपको इंटरनेट पे भी पढ़ते बनेगा। कैलोरिक वैल्यूज़ देखिए कि हर फूड की एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मात्रा होती है कि एक एप्पल खाया तो शुगर कितना बढ़ेगा, एक रोटी खाई तो शुगर कितना बढ़ेगा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में देखिए। जो खाद्य पदार्थ जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर हैं,
कोशिश करिए वो कम मात्रा में लीजिए। जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 के करीब है वो आपके लिए अच्छे खाद्य पदार्थ हैं, उनको थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज मैंने इसलिए सोचा कि ये जो मोटापे वाला इश्यू है मैं जनरल तरीके से बात करूंगा, एक आम आदमी की तरह से बात करूंगा, डॉक्टर की तरह से बात नहीं करूंगा। इसलिए मैं आपको इस तरह की युक्तियां दे रहा हूं। बात आती है कि खान पान में क्या परिवर्तन करें। देखिए, खान पान जो आपका ट्रेडिशनल फूड है वो सबसे अच्छा फूड है। जो पारंपरिक भोजन है, जो आप बचपन से खा रहे हैं, जो जबान पे लगा हुआ चढ़ा हुआ भोजन है, जिसको सूंघ कर, जिसको देख कर ही जबान पे अपने इच्छा होने लगती है, जीभ लपलपाने लगती है, या आपको कहे मुंह में पानी आ जाता है, वही आपके लिए श्रेष्ठ भोजन है। कोई अलग प्रकार का भोजन मत करिए। बहुत से लोग डाइट कोच लगा लेते हैं, बहुत पैसा देते हैं, उसमें 20-20, 25-25 हज़ार रुपये महीना, उनको लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, जबकि डाइट में कोच लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप रोटी मुख्य तौर पे खाते हैं, अगर एक एक दो दो रोटी खाने में कम करते हैं और उसकी भरपाई बड़ा स्वादिष्ट और सुपाच्य सलाद या सूप बना के करते हैं, जो कि घर पे आप बना सकते हैं, तो आपका डाइट हो गया। इसके लिए किसी से सलाह लेने की क्या आवश्यकता। शर्त यह रहेगी कि पेट हमेशा भरा रहे, पर मुख्य तौर पे हम सलाद और सूप की मात्रा बढ़ाएं, खाने की मात्रा कम करें। पर खाने की मात्रा कम करने का मतलब ये नहीं है कि खाना बिल्कुल छोड़ देना है। सही दिशा में अगर आप ऐसा परिवर्तन करते हैं, ऊपर से व्यायाम करते हैं, तो कोई कारण ही नहीं है कि बच्चे क्यों मोटे होंगे। अब बात आती है कि सर पता कैसे करें कि हमारा बच्चा सामान्य से अधिक मोटा है। बड़ों में तो आप बताते हो कि ऊंचाई सेंटीमीटर्स में नापिए, -100 करिए, और जो आएगा वो ±5 kg एक आदर्श वजन होगा। बच्चों में क्या होता है कि BMI हम बड़े बच्चों में देखते हैं, 15 साल 17-18 साल के बाद हम BMI देखते हैं, पर इन बच्चों में हम परसेंटाइल निकालते हैं। तो ग्रोथ चार्ट होते हैं इन बच्चों के, परसेंटाइल निकलता है कि 85 से ऊपर परसेंटाइल एक एवरेज बच्चों का मानक होता है कि 100 में से 85 बच्चे इतने ही वजन के रहेंगे। तो 85 परसेंटाइल से ऊपर जैसे ही वजन जाने लगता है ग्रोथ चार्ट में, हम बोलते हैं कि आपका बच्चा ओवरवेट है। और ये जब 95 से ऊपर हो जाता है तो हम कहते हैं कि ओबीज है, मोटापा आ गया है। तो ये तरीका है। तो ये आप अपने डॉक्टर के पास जब भी जाएंगे तो ग्रोथ चार्ट में आप अपना चार्ट में प्लॉट करके देखिए, और ये चार्ट्स आपको इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। तो इससे आपको बिल्कुल अंदाज़ा लग जाएगा। और मोटे तौर पे जो -100 वाला फंडा फिर भी लागू होता है, वो बहुत सशक्त तरीके से बच्चों पे लागू नहीं होगा, पर फिर भी अगर बच्चा 135 सेंटीमीटर ऊंचा है, -100 करेंगे, तो कायदे से वजन बच्चे का आदर्श परिस्थिति में 25 से 30 किलो होना चाहिए, और 35 किलो से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति को समझना जरूरी है। तो ये तो आप बिल्कुल सामान्य तौर पे आप देखा होगा अपने, हम दीवारों में निशान बनाते हैं कि अब बच्चा इतना ऊंचा हो गया। हम ऊंचाई का तो बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रभावित हैं हमारे फिल्म स्टार से भी, सब लंबू बनना चाहते हैं। पर परेशानी ये है कि किसी ने ये नहीं देखा कि बच्चा लंबू तो हो ही रहा है पर मोटू भी बन रहा है। तो ये जो गोल मटोल बच्चे हैं, जो पुराने जमाने में था ना कि मर्फी का रेडियो आता था, तो मर्फी वाला बच्चा हमारे देश का एक मानक था। उस समय ऐसे बहुत कम बच्चे हुआ करते थे, और मर्फी वाले बच्चे, जो मर्फी वाले बच्चे जैसा जो बच्चा दिखता था गोल मटोल, उसको सारे इनाम मिलते थे। पर अब क्या हो रहा है, हर दूसरा तीसरा बच्चा मर्फी वाले रेडियो वाले बच्चे जैसा ही है, मोटा गोल मटोल। तो वहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मोटापा हमारे परसेप्शन को पूरा करते हुए बच्चे को मोटा कर रहा है। और इन बच्चों में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है। तो ये सब परिस्थिति जो है, तो ऐसे मोटे बच्चे, या तो इनमें जल्दी प्रौढ़ावस्था आ जाती है, जल्दी प्रौढ़ावस्था आ गई तो हड्डियां जुड़ गई, फिर ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। फिर क्या होगा, या कुछ बच्चों में प्रौढ़ावस्था बहुत लेट आती है। बाकी सब बच्चे 13-14 साल में लड़कियों को पीरियड्स आ गए, पर हमारी बिटिया को पीरियड्स ही नहीं आ रहे, छाती का विकास ही नहीं हो रहा। वैसे ही बेटे में क्या होगा कि 16-17 साल का बच्चा हो गया, पर अभी भी गोल मटोल है, गर्दन काली है, और पर अभी दाढ़ी मूछ आ ही नहीं रही। डॉक्टर साहब कुछ करिए, दाढ़ी मूछ नहीं आ रही। बाकी बच्चों में आ गई दाढ़ी मूछ, और फिर छाती बढ़ने लगती है, गायनेकोमेस्टिया होने लगता है। तो ये परिस्थिति भी आपकी इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं आप सजग नहीं है। इसलिए समय रहते खास तौर पे ध्यान रखिए। 10 साल के आसपास तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये सही समय होगा जब बाढ़ भी होती है, तब हम वजन पे बहुत ध्यान रखें, और मैंने बताए हुए पैमानों पर आप विचार करें। और अगर आपका बच्चा मोटा है तो फिर आप उसकी विवेचना करवाएं, क्योंकि एक हार्मोन की बीमारी होती है कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, ऐसे ही गर्दन काली होने लगती है,
स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं, धारियां बनने लगती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और चेहरा भी ऐसा गोल गोल होने लगता है, पीछे हम्प आने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे गाय भैंस इसमें वाले परिवारों में रहता है ना, हम बफेलो हम, वैसा हम्प आने लगता है। तो ये परिस्थिति हार्मोन के डॉक्टर को दिखाने की है, वो विवेचना करेंगे और अगर कुशिंग सिंड्रोम जैसी जटिल बीमारी पता चलती है तो समय रहते उसका भी इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है। सब कुछ भी नहीं है, सिंपल ओबेसिटी है, तो भी आप डॉक्टर की सलाह में रहिए। कुछ दवाइयाँ वो देंगे, कुछ खान पान में परिवर्तन करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, व्यायाम के लिए प्रेरित करेंगे और सही दिशा में आप काम करेंगे तो आपके घर में भविष्य आपका सुरक्षित हो जाएगा। और हम सभी जो भी हम निवेश करते हैं, हम निवेश अतीत में नहीं करते, भविष्य में करते हैं। आशा है आपकी अपने भविष्य की चिंता करते हुए आप सही निर्णय लेंगे और अब मेरी बातों पे ध्यान देंगे। आशा है ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।